इस चैप्टर का बेसिस जो है बना हुआ है किसके ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर। एक है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हो डिस्टेंस एंड जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आपके वेक्टर क्वांटिटीज है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो याद रखिएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड। अगर स्पीड की बात करते हैं, अगर डायरेक्शन सेम है तो वही बात हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स द स्पीड। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो ये बात अलग हो जाती है, तब ये वैल्यूज अलग अलग आते हैं दोनों केसेस में, इन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड इन केस ऑफ दिस टू, जो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। अब मोटे तौर पर देख लें हम लोग कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा वन डायमेंशनल ही होता है। एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी उसकी चेंज इन मैग्नीट्यूड कहलाएगी। स्केलर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते इनटू क्या, इनटू कंपोनेंट्स। क्योंकि इट इज सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ योर डायरेक्शन। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप कैरी आउट करोगे बिटवीन टू और मोर स्केलर क्वांटिटीज, हमेशा वो स्केलर वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, एनर्जी है, डेंसिटी एक्सेट्रा है। उसी तरह से अगर आप देखते हो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके क्वांटिटीज जो है आपके वन डायरेक्शन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है। Any change in vector quantity can reflect either in the change in the direction or change in the magnitude, या change in both हो सकता है। Vectors को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे, in any direction using sin and cosine of the adjacent angle। रिजल्टेंट इसका जो होता है, रिजल्ट जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का होता है ऑफ टू और मोर, तो ये डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और ये वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो टू वेक्टर्स के सम आपके क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट या फिर करते हो आप क्या, वेक्टर प्रोडक्ट करते हो, तो आपका आंसर जो है वेक्टर में है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आप देखते हो, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हमेशा याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर्स की बात कर रहा था मैं, रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर्स जो है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्या, स्केलर भी हो सकता है एंड वेक्टर भी हो सकता है। कैसे, हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका स्केलर क्वांटिटी आएगा, आप वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अब तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। सेम डायरेक्शन होने से तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आती है। लेकिन देखिए एक सर्कुलर मोशन होता है, या फिर हम देखिए एक आदमी, इसको एक्चुअली 3D दिखाने के चक्कर में ये ट्रायंगुलर बन गया, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है, इसको 90 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्रीज पर एक ऐसे है, एक आदमी यहाँ से चलता है, ऐसे जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसकी डिस्टेंस जो कवर करता है वो 4+3 करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड हो जाता है उसका इज इक्वल टू 4+3। कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 मीटर्स, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको, क्योंकि अब देखो मैंने कहा कि अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वही क्या बन जाता है आपका, कह सकते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक लड़का जो साइकिल से जा रहा है वो यहाँ से गार्डन से होके पहले गया घर, घर से फिर दूसरे गार्डन की तरफ गया या पेड़ की तरफ गया, यहाँ से उसने 4 मीटर, यहाँ से उसने 3 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए डिस्टेंस तो ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट बिटवीन AC। तो AC का जो डिस्टेंस होगा वो ये 90 डिग्री से पड़ते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा वो आएगा √4² प्लस 3² इज इक्वल टू 16 + 9 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स ही होगा? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता था आपका। अगर ये आदमी 7 मीटर्स ऐसे ही चला होता तो डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर्स हो जाता। तो अगर मैंने कहने मतलब कि कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा इसके चलने का, वो जैसे भी चले,
यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो चलता, अगर स्ट्रेट चलता ये तो 7 मीटर्स होगा नहीं, चलेगा स्ट्रेट, और 7 मीटर्स चलता तब जाके 7 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट होता। वो तो ऐसे चलेगा तो 5 मीटर्स ही चलेगा। अब हम चले आते हैं डिस्प्लेसमेंट और आपका डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे देखते हैं। एक लड़का यहाँ से चलता है, ठीक है, और ऐसे चलता है, ऐसे ये डायरेक्शन है उसका, डायरेक्शन चेंज करते हुए यहाँ पहुँचता है। तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो एक्चुअली ये सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई आर पूरा होता है, तो ये हाफ ऑफ 2 पाई आर यानी कि पाई आर होगा। और ये डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कैसे थे, लाइन जॉइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, एंड पॉइंट इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, तो ये जो लाइन बनता है ये बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना होगा, वो डायमीटर के बराबर होगा, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अंतर समझते हैं। एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, जब तक आप डायरेक्शन नहीं चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सेम हो जाता है, तो स्पीड एंड आपका वेलोसिटी भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड स्पीड की होती है, डायरेक्शन नहीं होती स्पीड की, लेकिन आप वेक्टर चुकी है वेलोसिटी, वहाँ पे आप उसकी डायरेक्शन को भी मेंशन करोगे। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, अभी हमने देखा कि एक सर्कुलर पाथ पर या एक लड़का जो घर गया, घर से फिर कहीं और गया, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो अलग अलग हो गए। उस केस में आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी भी अलग अलग होंगे। तो एक्चुअली एवरेज अगर स्पीड या वेलोसिटी खोजना है तो कैसे खोजेंगे? एक्चुअली वेलोसिटी जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर सेम हो जाए तब आपका स्पीड एंड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये अगर एवरेज स्पीड खोजना है आपको, तो आप टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बाय द पर्सन, तो होगा डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा अपॉन द टोटल टाइम। टी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि देखिए यहाँ से एक ऐसे हम एक आदमी यहाँ पे पी पॉइंट पे था, और इस पाथ से वो यहाँ तक करके P1 से P2 पर जाता है, पाथ उसने ये कवर किया। तो ये P1 से ऐसे चलना, जो भी मेजरमेंट होगा वो डिस्टेंस कवर्ड होगा। लेकिन P से P2 तक का जो डायरेक्ट एक लाइन टाना होगा येलो कलर, ये बन जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी खोजना है तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको टाइम जितना लगा उससे डिवाइड करना होगा। आपको अगर स्पीड खोजना है तो इस डिस्टेंस कवर्ड को आप टी से डिवाइड करोगे। अब हम लोग एक नए टर्म पर चले आते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या है, ये एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी as the time interval delta t becomes infinitesimally small। जब हम लोग मान लेते हैं कि चलिए टाइम का जो चेंज हुआ, यहाँ चेंज ऑफ टाइम होता है ना, 0 टाइम से आप शुरू किए और यहाँ पे आप मान लीजिए 5 सेकेंड, 5 माइनस 0 होता है, तो 5 सेकेंड्स आपने कवर किया। मान लीजिए ऐसा होता है तो 5 सेकेंड नहीं होगी, ऑलमोस्ट 0 सेकेंड्स की हो जाए, तो टेंड कहते हैं, तो टेंड्स टू 0। अगर वो टेंड करता है 0 पर, तब इसको हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज होगा डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में। अब इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज जब होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो ये कर्व मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसे ये कर्व था, और मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इस इंस्टेंट पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल खींचकर, नॉर्मल समझते सेंटर से एक रेडियस आप यहाँ जानोगे, और इसका यहाँ पे 90 डिग्रीज आएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, अगर पूरा ग्राफ बनाए तो ये बताता है कि इसका स्लोप है ये, ठीक है। तो हम लोग स्लोप खोजते हैं, और स्लोप कैसे खोजते हैं, तो ये x का है ये, ठीक है, तो स्लोप होगा इसका, चेंज है ना, तो खाली x नहीं लिखेंगे, dx सब बहुत छोटा चेंज है, अपॉन dt। तो ऐसे हम लोग स्लोप खोजेंगे, और यही बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
dx अपॉन dt। ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इन दिस केस, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन बोल सकते हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना सब, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा उस क्षण के लिए वो भी सेम होना चाहिए, किसका, वेलोसिटी का। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड केवल बताएंगे और वो dx अपॉन dt ही होगा। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये भी बात आपको समझ, इंस्टेंटेनियस अगर दिया हुआ स्पीड तो आपको खोजना है, तो आप समझ लीजिए कि वेलोसिटी ही आपको खोजना है और उसका क्या करना है, केवल मैग्नीट्यूड आपको बता देना है। या फिर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कहा गया कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड बताइए, तो आप जस्ट उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। अगर आपको स्पीड दिया इंस्टेंटेनियस, कहा गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो सेम एज दैट होगा, क्या, सेम एज द स्पीड मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछा तो फिर डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स, थीटा दिया रहेगा आपको, tan थीटा से निकालिएगा। अब चलिए एक PYQ देखते हैं 2023 का। कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस टू डू बी। इट्स एवरेज स्पीड खोजना है। तो पहले तो बता दूं, एवरेज स्पीड हो, स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम होंगे। खोजने का तरीका क्या है, तो पहले टोटल डिस्टेंस आपको खोजना होगा एंड टोटल टाइम खोजना है, तो फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे और फिर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, देखें, मान लीजिए पॉइंट ए है और हमको जाना है पॉइंट सी तक, तो यहाँ पे बीच एक पड़ा हुआ था, इसको हम बी पकड़ लेते हैं और इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए आधा ऑफ द टोटल है, ठीक है, इसको हम डी अपॉन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, फिर यहाँ पर भी डी अपॉन 2 होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी गई है, एस इज इक्वल टू आपका यहाँ पे डी अपॉन 2 प्लस डी अपॉन 2, यानी कि आप करोगे तो क्या आएगा, 2D, यानी कि डी ही हो गया। तो ठीक है, ये तो समझ में आया। अब हमको टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है v, यहाँ पे इस पोर्शन में दिया हुआ v और इस पोजीशन में आपने दिया है 2v। टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसका रिलेशन हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन v होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो T1 पकड़ लेते हैं यहाँ पे। तो T1 कितना होगा, T1 होगा S यहाँ पे D अपॉन 2 है और V ये होगा, और T2 कितना होगा यहाँ पे, ये होगा D अपॉन 2 इंटू V होगा। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग और थोड़ा इजी कर सकते हैं, तो ये D अपॉन 4 V होगा। अब टोटल टाइम क्या है, कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4v में एलसीएम ले लेता हूँ, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 2d प्लस यहाँ पे 1d, यानी कि 3d अपॉन v आएगा। अब आपको खोजना है वेलोसिटी या स्पीड, तो वो क्या होगा, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो टोटल एस भी पता चल गया, टोटल टी भी पता चल गया। अब हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू डी अपॉन 3d इंटू वी, ऊपर में यहाँ पे 4 छुटा हुआ है, 4 भी लिख दोगे आप, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 4 अपॉन 3 ही जो है ये आंसर होगा क्या, एवरेज स्पीड। और ये कौन सा है, ये 4v अपॉन 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, कोई अगर वेक्टर हमें दिया हुआ है तो उसको हम अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 2D में है, तो क्या करेंगे हम, तो उसको हम रिजॉल्व करने के लिए कैसे निकालेंगे, तो एक x एक्सिस का कंपोनेंट बनेगा उसका और एक y एक्सिस पर कंपोनेंट बनेगा। उल्टा अगर सोचे तो एक y एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट है, x एक्सिस, और एक y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है x एक्सिस पर ये x है और ये आपका ए वाई। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा। और ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो उसको पहले तो बता दें कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर के रूप में, तो एक्चुअली ये ए एक्स जो है, ए एक्स इन आई डायरेक्शन है, प्लस आपका
ए वाई जो है ये इन जे डायरेक्शन लिखेंगे, ऐसे वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। आप कहोगे कि हमको अगर एंगल फ्रॉम वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स दिए, मैंने एक एक्सिस से दिया, हमारे एक्स एक्सिस से आप ये खोजना चाहते हो यहाँ पे थीटा, ठीक है, एंगल थीटा क्या होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, तो tan थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ए भी है तो ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 2D का रिजॉल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कर सकते हैं ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और उसका सारा वेक्टर्स के साथ में हम लोग मैग्नीट्यूड, उसके एंगल सब पता लगा सकते हैं। ठीक उसी बेस पर, उसी तर्ज पे हम लोग क्या करते हैं, 3D का भी करते हैं। 3D का भी हम लोग हो सकते हैं। 3D मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एफ के रूप में, तो वेक्टर एफ है तो आप 3D में लिखोगे आप कि एफ एक्स के डायरेक्ट जो है ये कौन सा है, आई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और प्लस एफ वाई जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो जे डायरेक्शन में होगा, प्लस एफ जेड जो होगा कौन से डायरेक्शन में होगा, ए के डायरेक्शन में होगा। अगर मैग्नीट्यूड खोजना है तो हम लोग कैसे खोजेंगे, तो ऐसे खोजेंगे, रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, इस तरह से खोजेंगे। तो ये इसी के बेसिस पर ये वाला किया हुआ। यहाँ पे हम लोग इलोंगेट करके समझाया कैसे, पहले 2 का खोजेंगे, फिर उसको रिजल्टेंट को एक मान लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, और फिर उसको यूज करेंगे थर्ड वाले जेड के साथ में कंबाइन करके करने पर यही चीज आएगा जो हमने निकाला है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर, पी वाई क्यू कौन कौन सा ईयर का, ये भी 2023 का है। कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ आर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 5t, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे t जो है ये टाइम है इन सेकेंड्स, एंड r जो है डिस्टेंस इन मीटर्स। आपका क्या खोजना है, आपको r खोजना है, नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इन फंक्शन ऑफ टाइम करके, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड खोजना है। तो पहले तो इसको आपको क्या करना होगा, डी आर अपॉन डी टी करना होगा, ताकि आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा, क्या मिलेगा, v वेक्टर मिलेगा। तो इसको करते हैं तो क्या होगा, ये अब क्या करना है हमको, हमको इसको ये करना है, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पे पावर टू 1 है, ठीक है, ये पावर टू 1 क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 लिखोगे, और t पावर टू 0 आई डायरेक्शन। उसके बाद है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 t पावर टू 1 इंटू जे डायरेक्शन, और माइनस 0 हो जाएगा। यानी ठीक से अगर लिखें हम भी, तो ये फंक्शन ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप। देखिए यहाँ पे तो ये कंपोनेंट नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड खोजना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे खोजेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 4t ऐसे 4t स्क्वायर, तो क्या निकलेगा, ये होगा आपका 16 प्लस 16t स्क्वायर। आपका t दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो ये हो जाए 16 प्लस 16 इंटू 1 यानी कि 32। 32 का मतलब हो गया 16 का आपका निकल आएगा 4, एंड 32 आपका 16 टू जब 32 रूट 2 आएगा, तो 4 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड आता है। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है, और हमें 2 यहाँ पे वैल्यूज मिल रहे हैं जो कि हम टैली कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमें क्या खोजना है, उसका डायरेक्शन भी खोजना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर डायरेक्शन आप खोजते हो, ऐसे एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो आपको दिया क्या हुआ है, यहाँ पे 4 आई ये दिया हुआ है ना, 4 आई एंड 4 टी
जे दिया हुआ है, 4i दिया हुआ है, कहीं इसके बीच में कहीं ऐसे होगा, तो यहाँ पे थीटा अगर लेते हैं तो ये बनता है आपका, ये क्या बन जाता है आपका 4t बन जाता है, और ये क्या बन जाता है आपका 4 बन जाता है। तो आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4t/4, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये t बचता है, t आपका यहाँ पे 1 है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, तो वो होता है tan 45, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे थीटा तो क्या हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है इस तरह से। तो हम लोग दोनों चीज निकाल लिए, एंगल भी निकाल दिए, मैंने जो एंगल चाहिए था डायरेक्शन एंड इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट्स निकलते हैं, या तो रिजल्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होगा या क्वांटिटी होगा, या फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो कब वो स्केलर होगा, कब वो वेक्टर होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब वो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग स्केलर भी प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये याद रखिएगा। एक्चुअली देखिए, एक जो आपका, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये ए, ठीक है, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो इस वेक्टर को बी को, तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर का जो ए के साथ में पैरेलल कंपोनेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आपका अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, और उसका अगर प्रोजेक्शन ऑन ए करते हो तो वो क्या होता है, थीटा यहाँ पे है, वो बन जाता है बी कॉस थीटा। क्या बन जाता है, बी कॉस थीटा। यहाँ पे आपको नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। और इस तरफ जो है, इस तरफ उसका वाई एक्सिस पर जो बनता है वो बी साइन थीटा बनता है। वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन मुझे नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन पैरेलल टू द एक वेक्टर हुआ है उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली ए डॉट बी हो गया ए इंटू बी कॉस थीटा। बी नहीं लिया, बी का हम लोग केवल बी कॉस थीटा लिया, बी साइन थीटा हमने नहीं लिया। अब लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर दूसरे ढंग से सोचिए, अगर आपने ऐसा ना करके कुछ और किया होता, क्या आप, कहा जाता कि नहीं आप ए का बी पर क्यों नहीं ले लिए, तो वो भी तो कर सकते थे। तो हाँ, ए का प्रोजेक्शन आप बी पर लीजिए, पैरेलल टू बी कर दीजिए ए का प्रोजेक्शन, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। तभी भी आप कर सकते हो बी इंटू ए डॉट प्रोडक्ट, और बी ये कॉम्युनिकेटिव है, ये दोनों वैल्यूज सेम आते हैं, तो ये बी ए कॉस थीटा। तो आप यानी कि बी इंटू ए करना है, और साथ में आपको ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, साथ में आपको कॉस थीटा करना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा, जो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये 1 पकड़ लीजिए, ये क्या यूनिट वेक्टर्स है, तो मैं आई का केवल दिखा रहा हूँ, आई आप इंटू डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई केवल आई का ही दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप लिख दे आई ऐसे, मान लीजिए ए लिखा मैंने, आई लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई अप्लाई करके, और उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा इन बिटवीन देम। आई और आई के बीच में क्या थीटा होता है, कॉस थीटा, तो वो 0 होता है, तो आई इंटू आई कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमने आई का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, तो ये 1 इंटू 1 हो गया, यानी कि आंसर 1 आ जाता है। उस तरह से आप जे इंटू जे कर सकते हो, के इंटू के कर सकते हो। लेकिन अगर आप आई इंटू जे लेते हो तो क्या होगा, तो आई इंटू जे आपने ले लिया मैग्नीट्यूड, तो समझ में आएगा मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो अब देखिए आई इंटू जे, ठीक है, मैं कैप्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 90 आएगा, क्या आएगा 90, और कॉस 90 कितना होता है आपका 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग, 1 इंटू 1 इंटू 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर सेम, अगर आपका यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट जो आएगा 0 आएगा, और सेम होगा तो ये 1 आएगा। अब इससे ये पता चल जाता है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम यूनिट वेक्टर वालों से तो एक वैल्यू आता है,
बाकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो हम डायरेक्टली जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आई गायब हो जाता है एक तरह से। तो हम लोग अगर ए इंटू बी करते हैं और इसे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ आई कैप जे कैप के कैप में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इंटू बी जो है आपका एक्चुअली हो जाता है ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप इंटू आई कैप क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये रह जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है आप ए वाई इंटू बी वाई और जे कैप इंटू जे कैप करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बच जाएगा। और ए जेड इंटू बी जेड करोगे वहाँ पे के कैप भी 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा हुआ है ए एंड बी तो उसका डॉट प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, ये था एक जिस्ट था, एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। जब हम लोग निकाल रहे थे डॉट प्रोडक्ट तो क्या कर रहे थे, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ले रहे थे और उनके बीच का कॉस थीटा एंगल का थीटा कॉस लेते थे, कॉस थीटा करते थे। अब अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यानी वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो दो वेक्टर्स मान लीजिए आपका ए एंड बी है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी करना होगा एंड साइन थीटा इन बिटवीन देम करना होगा। और साथ ही साथ देखिए उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया होता, यहाँ पे एक एन कैप दिया हुआ है। ये एन कैप क्या है, देखिए क्या है कि जो भी आपके ये जो दो वेक्टर्स हैं ये तो एक प्लेन में होंगे। प्लेन में कहना मतलब कि या तो एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में हो, या वाई जेड के प्लेन में हो, या जेड वाई के प्लेन में हो, या फिर आपका जेड एक्स के प्लेन में हो, जो भी हो तो एक प्लेन में होंगे। उस प्लेन के 90 डिग्रीज पर आपका डायरेक्शन में क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट का डायरेक्शन बनेगा। अब आप कहोगे तो आप अभी तो डायरेक्शन बता रहे थे, एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए वाई डायरेक्शन के लिए वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड डायरेक्शन के लिए आपने कहा एक्सिस के लिए कि आप के कैप लिख लो। तो ये नया आप एन कैप क्यों लिखा आपने। एक्चुअली जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये फिक्स नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है ए आपका पहला वेक्टर है, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए इंटू क्रॉस किया गया बी, तो आप ए पहले लोगे, उसको ये पाम का हिस्सा मानोगे, अपना पाम का हिस्सा, और फिंगर का हिस्सा जो मानोगे उस फिंगर को टर्न करना है। देखिए ये पाम हो गया और फिंगर्स को टर्न कीजिएगा आप दूसरे वाले सेकेंड वाले वेक्टर की तरफ में, तो आपका थंब जैसे निकलता है ना, ये थंब जो निकला तो ये ऊपर की तरफ निकला। तो जो भी डायरेक्शन हो, ये एक्स हो सकता है और वो वाई की तरफ हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये जेड है और वो वाई है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी इधर हो उसका आप सेकेंड वाले की तरफ घुमाते हो फिंगर्स, तो थंब जिस तरफ जाएगा उस तरफ उसका 90 डिग्री बनता है। ये इसलिए ये एन जो है एक्चुअली नॉर्मल जानते हैं, 90 डिग्रीज को नॉर्मल भी कहते हैं। अब ये कहोगे सर तो ये नॉर्मल हमेशा क्या ऊपर नहीं होता है, हाँ नहीं हो सकता है ऊपर। मान लीजिए हमने अगर कहा कि नहीं बी से आप ए की तरफ आइए, बी से ए की तरफ से क्या एक ही चीज आएगा, देखें तो बी अगर फर्स्ट पकड़ लेते हो आप क्या वेक्टर, और सेकंड वेक्टर ए पकड़ दो तो आपका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो आपका थंब नीचे की तरफ चला गया, डायरेक्शन क्या हो गया। अगर मान लीजिए ये आप इसको एक मिनट के लिए जेड एक्सिस से मानते हैं तो यहाँ पे आप लिखे होते क्या के कैप, अब क्या लिखोगे आप माइनस के कैप, तो डिफरेंट डायरेक्शन चेंज हो गया। उसी तरह से आप जेड एक्सिस को नहीं लेते, यहाँ पे जेड एक्सिस होता तो यहाँ पे कुछ वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस आता, वो भी माइनस में इधर आ जाता। अब देखिए इसका इससे ये तात्पर्य निकलता है कि हमने देखा कि ए इंटू बी डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा ये दोनों इक्वल होते हैं, कितना बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ये हो जाता है। लेकिन क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट में संभव है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या संभव है ये, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं संभव है। ऐसे ये देखिए ना डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये नहीं होगा। लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है कि ए है क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस देकर आप इसमें अब इसको सही करते हो तो माइनस लग रहा है ना, माइनस लग रहा है इंटू क्रॉस ए, ये सही हो सकता है लेकिन ये गलत है। तो ये बात आपको समझ में। और यहाँ पे देखिए जैसे वहाँ पे आई इंटू आई क्या हो रहा था, आई इंटू आई आप कॉस थीटा कर रहे होते, थीटा कितना हो रहा था आई और आई के बीच में, थीटा 0 हो रहा था तो कॉस थीटा कितना हो रहा था आपका 1 हो रहा था, तो आई इंटू आई 1 हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आई इंटू आई आप लोगे तो आपको साइन थीटा करना होगा, और साइन थीटा कितना होता है, साइन 0 इज इक्वल टू
जीरो होता है तो आंसर जीरो है। लेकिन अगर आप आई एंड जे लोगे, ऑर्थोगोनल लोगे ना, तो आई एंड जे आप लोगे तो देखोगे कि वो क्या आएगा, साइन 90 आएगा, वन आंसर आता है। यानी कि डायरेक्शन लेकिन इन दोनों के 90 डिग्रीज पर होगा, तो आई एंड जे का परपेंडिकुलर क्या होगा, के होगा। इसके लिए एक मेथड भी हम लोग सीखते हैं, ऐसे भी सीखते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी सीख सकते हैं इसको, या सर्कुलर फॉर्म में। तो ये आपका ट्रायंगल मान लीजिए, या इसको हम सर्कुलर फॉर्म मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई, यहाँ पे लिख देते हैं जे। आप जिधर इधर भी जे लिख सकते हैं, आप जिधर से भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर हम लिख देते हैं कि कैप में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ से अगर आई से जे की तरफ आप आते हो, आई इंटू जे जो होगा वो आपका आंसर देगा के। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक आते हो तो क्या देगा, तो वो देगा जे इंटू के इज इक्वल टू आपका आई। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्या लिखोगे, के इंटू आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। अब इसका अगर उल्टा साइड चलाते, इधर चलाते हैं, इधर चलाते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, आई इंटू के। अब देखिए उल्टा लिख रहे हो, तो ये के इंटू आई था, आई इंटू के लिखे तो ये वाला ये हो गया, कारण बन गया, तो माइनस जे होगा यहाँ पे। उसी तरह से आप यहाँ से के इंटू जे लिखोगे, जे इंटू के लिखा हुआ है, के इंटू जे लिखते हो आप, तो ये यहाँ पे जे इंटू के था, ये माइनस आई हो जाएगा। उसी तरह आप जे इंटू आई लिखोगे, यहाँ पे आई इंटू जे लिखा हुआ है, तो जे इंटू आई ये हो जाएगा आपका माइनस के। कैप सब में है, ये देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ में आप समझाने चाहते हैं, क्या है कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे, कॉस थीटा निकाल रहे थे, निकल जाता है। लेकिन वो भी देखा हमने कि जब वेक्टर फॉर्म में होता है, जस्ट जो आई वाले वेक्टर से आई से मल्टीप्लाई हो गए, जे वाले जे से मल्टीप्लाई हो गए, के वाले के से हो जाएंगे। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आई वाले आई से मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा, बाकी दो बचेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग इजी करने के लिए दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए एक वेक्टर दिया आपका ए, आपका दिया हुआ ए वेक्टर जो कि है आपका A1 पकड़ लीजिए आई, और प्लस A2 जे प्लस A3 के दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बी एक वेक्टर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपका B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए सी इसका आंसर आप कहते हो, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करोगे। डिटर्मिनेंट मेथड कैसे यूज करता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो सी जो होगा इज इक्वल टू, ऐसे लाइन जान हो गया, और ये जो है डायरेक्शन, जो है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है, यानी कि आई कैप जे कैप एंड के कैप पहले आप लिख दोगे, लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, अब इसके आई कैप वाला जो है ए का A1 लिखिए, और इसका B1 लिखिए। उसके बाद इसका A2 लिखिए, और इसका B2 लिखिए। इसका A3 लिखिए, और इसका B3 लिखिए। इस तरह आप लिखने के बाद में अब C का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आई कैप लिखोगे आप, ठीक है, और आई को लाइन कॉलम को बंद कर दोगे, एंड दिस मैंने मतलब A2 इंटू B3, A2 इंटू B3 कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस साइन देकर B3, ठीक है, माइनस साइन देकर A3 B2 करिएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस साइन बीच वाले के लिए माइनस साइन दीजिए, और जे लिखिए, बीच वाला जे जो है उसको माइनस साइन दीजिए, और फिर इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद में लिखिए A1 B3 और माइनस A3 B1। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन दीजिए और के लिखिए। उसके बाद उसमें आप लिखिए क्या, इसको ढक दीजिए के लिखने के बाद में A1 A2। ठीक है, ठीक है, ये जो ठीक है, ठीक चल रहा है। A1 A1 ठीक नहीं चल रहा, A1 B2, A1 B2, यही गलत हो गया था, हमें लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 B1,
ठीक है। इस तरह से आप जो वैल्यू चाहेंगे यही आपका बनता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सी का जो वैल्यू होगा वो आई A2B3 A2B3 माइनस माइनस साइन देखिए A3B2 जे माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जे और क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में A1B3 माइनस A3B1 और उसके बाद आपका यहाँ पे ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है या माइनस साइन, ये याद रखना है आपको। बीच वाले का माइनस साइन होगा, बाकी दोनों के लिए प्लस साइन एक्चुअली है। तो बीच वाले के माइनस साइन करेंगे और के कैप देंगे यहाँ पे और A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स दिए गए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, वेक्टर फॉर्म में अगर दिए हों तो कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, हम लोग दोनों सीख गए। अब उसके सहारे हम लोग एक पी बाई क्यू करते हैं जिसमें लिखा हुआ एफ एक वेक्टर है जिसमें कि दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के और आर एक वेक्टर है जिसमें दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये जो है हमको क्या खोजना है, स्केलर प्रोडक्ट खोजना है और वेक्टर प्रोडक्ट खोजना है किसका, एफ एन आर का खोजना है और उनके फिर मैग्नीट्यूड्स बताने हैं हमें। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या वेक्टर्स आपके पास है। तो वेक्टर एफ है जो कि 2i प्लस, ऐसे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, 1j लिखा हुआ है और ये प्लस माइनस 1k लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो। और आर वेक्टर जो है वो ऐसे लिखा हुआ है 3i प्लस 2j प्लस माइनस 2k लिखा हुआ है, ठीक है ऐसे। अब इसका अगर क्रॉस पहले अगर स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट खोजते हो तो आप लिख सकते हो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा ऐसे लिखते हैं। ये सिमिलर टू सेम आंसर देगा अगर ऐसे भी आप लिख देते हो तो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे नहीं, ये हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्लस आई इंटू प्लस 2 प्लस माइनस 1 इंटू आई नहीं 1 था और ये हो गया आपका इंटू माइनस 2। तो अल्टीमेटली क्या देता है ये दे रहा है 6 प्लस 2 और ये भी प्लस 2 इज इक्वल टू 10। एक तो ऑप्शन आपका यहाँ पे इसमें और इसमें रह गया है, दो ऑप्शन आपके गायब हो गए, 10 आपको पता चल गया, ठीक है, ये 10 है। अब हम करते हैं इसका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे हम लोग तो ऐसे करेंगे, कर दे, कोई दिक्कत है, हाँ दिक्कत है क्या, ऐसे कर देंगे सही होगा, लेकिन क्या हम ऐसे कर सकते हैं एफ आर पीछे करके, नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे कॉम्पिटेटिव नहीं है वो। तो ये करोगे तो आप दूसरा चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में, टाउ इज इक्वल टू ये भी वेक्टर है आर क्रॉस एफ होता है। लेकिन ये हम जो खोजने वाले हैं ये टाउ नहीं है, ये टाउ नहीं है, याद रखिए क्या नहीं है, ये टाउ नहीं है। इसको खोजने का तरीका क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म खोजेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे के कैप। उसके बाद क्या करेंगे, आई कैप यहाँ जो कंपोनेंट है लिखेंगे, यहाँ पे इसका आई का लिखेंगे, यहाँ पे जे का लिखेंगे, यहाँ पे जे का लिखेंगे, यहाँ पे के का लिखेंगे, यहाँ पे के का लिखेंगे। अब इसका क्रॉस करेंगे, तो मान लीजिए इसका एक नाम दे देते हैं, सी क्रॉस का आंसर आएगा, ठीक है, सी क्रॉस का आंसर खोजिए, ठीक वेक्टर का आंसर खोजिए। तो आई कैप देंगे पहले, आई कैप, ठीक है। अब आई को ढक देंगे, तो 1 इंटू माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 लिखेंगे, ठीक, 1 इंटू माइनस 2 माइनस साइन, अब माइनस 1 इंटू 2 लिखेंगे,
उसके बाद माइनस जे लिखेंगे, माइनस जे करेंगे ना, इसको ढकेंगे और फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू -2 और इधर क्या लिखेंगे माइनस साइन -1 इंटू 3 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे प्लस के लिखेंगे क्या, तो अब के को ढकेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 -1 इंटू 3। ठीक है, इससे हमको मिलता क्या है माइनस कैप जे आई कैप, यहाँ पे -2 और यहाँ पे आपको +2 मिलता है। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या -4 और ये +3। ठीक है, यहाँ पे के कैप दोगे आप और यहाँ पे आ जाएगा 4 -3। तो अल्टीमेटली ये तो 0 हो गया, तो आई के सेक्शन खत्म हो गया आपका माइनस जे इंटू -1 आया प्लस के कैप इंटू 1 आया। इससे अल्टीमेटली हमको सी वेक्टर क्या मिला, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो जे कैप प्लस के कैप आया। अब आंसर तो है ही नहीं ऐसा, हमने तो ठीक है इसको खोज लिया, लेकिन अभी तो हम लोग किससे खोजे, ये जो कहा गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट खोजने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड खोज से खोजेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो आंसर यहाँ पे है नहीं। तो आपने तो इसको जो आंसर लाया है, सी जो आया है वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये तो सी आया, आप तो इसको किसमें लिखे हो आप इसको वेक्टर फॉर्म में ही अभी आंसर आया है, इसको तो आपका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है आपका, तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज है, आपके क्या वैल्यूज है, तो आपके यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन जे का आपका 1 है और के का भी 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 आता है आंसर और यहाँ पे 10 आता है, तो 10 एंड √2 1, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन जाता है इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग। अब एक्सीलेटर कैसे चलता है, देखिए ऐसे तो स्टेप वाइज बताएंगे तो ऐसे चलता है ना। मान लीजिए फाइनल है और ग्राउंड है, ठीक है, प्रीति को चलना कितना है, प्रीति को यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको आप डी पकड़ लीजिए, इसको एक्सीलेटर उसको प्रीति को यहाँ से लेकर, ये प्रीति है मान लीजिए, प्रीति है, प्रीति को यहाँ से लेकर प्रीति को यहाँ पे लेकर चलाते हैं एक्सीलेटर। ठीक है, तो हमेशा जब भी प्रीति चलती है इस एक्सीलेटर से, तो वो डी डिस्टेंस कवर करती है, ये बात आपको समझ में। तो प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर जो है तो जो था वाज नॉट वर्किंग। अब वर्किंग नहीं करते तो चलना शुरू कर दी है, ठीक है, चलना शुरू की, सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम टी। ठीक है, तो मान लीजिए प्रीति का जो वेलोसिटी आप खोजना होगा, तो हम तो डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे, होगा ऐसे ऐसे चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीटी पी कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है कितना है आपका, सॉरी वेलोसिटी कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, मैंने डी है, वो तो नहीं चेंज होगा, और उसने टाइम लिया कितना t1। ठीक है, ये तो बात समझ में। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी, ऑन अदर डेज आगे खड़ी हो जाती है एक्सकेलेटर पर और एक्सकेलेटर चलने लगता है, तो ऑन अदर डेज एक्सकेलेटर जब चलता है, तो एक्सकेलेटर जो है उसी डिस्टेंस को कवर करने में डी ई, एक्सीलेटर के लिए ई लिख रहा हूँ, वो कितना लेता है डी अपॉन टी टू लाइन, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा दोनों का, तो ये हो गया दो का अलग अलग वेलोसिटी। एक्सीलेटर का v = d अपॉन t2, क्योंकि टाइम t2 दिया हुआ है, और प्रीति खुद चलती है तो हो जाता है vp = d अपॉन t1। अब कह रहे हैं टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सीलेटर। अब क्या कर रही है, खिलवाड़ करने के लिए नेक्स्ट डे वो क्या करती है, एक दिन चलने के बाद उसको मजा आया कि हम तो चल सकते हैं एक्सीलेटर पर, तो वो क्या करती है, एक दिन चलता हुआ एक्सीलेटर पर ही चलना शुरू करते हैं, यानी कि ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी जब एड अप हो जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो बनता है वो बन जाता है ये vp v आपका v, और
अब मान लीजिए इसको भी तो एक टाइम दोगे आप, तो इसको मान लो, इसका टाइम टी पकड़ लेते हैं, कितना टाइम टी पकड़ लेते हैं। मान लीजिए v जो है डी अपॉन टी हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है। तो अब सबका वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे डी अपॉन टी लिख देंगे इज इक्वल टू, आप यहाँ पे वीपी के लिए क्या लिखोगे, डी अपॉन टी वन लिखोगे। यहाँ फिर आप क्या लिखोगे वी के लिए, तो डी अपॉन ये लिखोगे। अब देखो यहाँ पर तो डी कॉमन निकलेगा ना, फिर ये कर देता हूँ, डी अपॉन टी इज इक्वल टू डी कॉमन, यहाँ वन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू, आपका डी डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया वन अपॉन टी इज इक्वल टू वन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। अब हमको बताना है क्या बता, टाइम टेकन बाय हर ऑन मूविंग एक्सीलरेशन, ये टी बताना है। टी तो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, वन अपॉन टी दिया हुआ है और इधर हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, ये हो जाएगा आपका टी वन सॉरी इंटू टी टू, ठीक है, ये हो जाएगा टी टू प्लस टी वन, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रख लिया, वन टी वन प्लस टी टू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिए या उलट दीजिए, जो भी कर लें आप, ऐसे कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए, क्रॉस करके इधर टी लिख दीजिए, इसको क्रॉस करके लीजिए तो टी वन टी टू हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में टी टू प्लस टी वन हो जाएगा। ये जो है टाइम टी के बराबर होगा। टी कितना है हमारा, तो टी वन टी टू प्लस टी वन, ये वाला बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली डील किया जा सकता है। अब देखिए बहुत माइन्यूट जब चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। अब देखे थे ना कि डी वी डी एक्स अपॉन डी टी किया, तो आपका डी वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका है। उसी तरह से आप, जिसे मैं समझा दूँ, जैसे कि आपका एक्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ टी, तो अगर उसको वी लाना है आपको, तो क्या करना होगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है वी दिया हुआ है, आपको खोजना है एक्सीलरेशन, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा। अब ये तो आप क्या किया, यहाँ से यहाँ आने के लिए आप डिफरेंशिएट किए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्या किया, आप डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, क्या किया, डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर उल्टा करना हो, आपको इधर से एक्सीलरेशन से जाना है वेलोसिटी की तरफ, या वेलोसिटी से जाना है आपको डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तब क्या करोगे, तब आप इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग जैसे मान लीजिए आपको ए से वी की तरफ जाना है, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा ऐसे ए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक्चुअली ये हो जाएगा ऐसे, डी वी और डी टी लिखते हैं ना, उसको इक्वल साइन लिखा हुआ है, ये टी इधर चला जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों लिखा हमने, तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाए चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे हम खोज सकते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी ऐसे कर दीजिए, और चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा आप वी के रूप में लिखिए और ए डी टी लिख दीजिए। उसी तरह से आप एक्स खोजना है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ क्या करो, वी डी टी कर दोगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये डी एस कहिए या एक्स कहिए, तो उसको एक्स खोजना है या एस खोजना है, तो डी वी डी टी कीजिए, एंड डी वी खोजना है आपको, तो डी वी यानी वी हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद में, तो ए डी टी कर देते हैं। और यूनिफॉर्मली हम लोग ये जो हमारे कोर्स में है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में, उसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूज़ करते हैं। उसके 3 इक्वेशन से आपको याद होने चाहिए, u इज इक्वल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फाइनली एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। याद रखिएगा ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है,
सॉरी यहाँ पे, ठीक है, टाइम के लिए नहीं। और ये जो है वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर हो गया, वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर, ये स्केलर फॉर्म में आता है इक्वेशन। यहाँ पे ये एस जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। डिस्टेंस कभी कभी निकालने के चक्कर में आप स्ट्रेट लाइन में करोगे तो ठीक निकलेगा, कहीं वापस आ रहा है कोई बॉडी स्टॉप करके, तब आपका आंसर गलत निकल सकता है, ये दिमाग में रखिएगा। ये सारे के सारे इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे बताया, ये नहीं है, समझे ना, ये याद रखिएगा, ये नहीं है, गलती से मत पकड़ लीजिएगा उसको, ठीक है। हमारे यहाँ पे ए वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये लास्ट वाला जो है स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो गया, ऐसे हो गया एक्चुअली, ये हो गया v डॉट v, यहाँ पे वेक्टर का इज इक्वल टू u डॉट u माइनस 2 a डॉट s। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो गया ना, ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से ये वेक्टर प्रोडक्ट्स ये इसमें आते हैं, इसमें स्केलर प्रोडक्ट, ये जो इक्वेशन है ये स्केलर में आता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पी वाई क्यू है 2016 का, इसमें कह रहा है 2 कार्ड्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट सेम टाइम, टाइम उसको पकड़ लीजिए सेम टाइम, उसमें जीरो है, मान टी इज इक्वल टू जीरो पकड़ना ज़्यादा इजी होता है। इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड, पोजीशंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आफ्टर टाइम टी, जो भी लगेगा यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पर भी देना। तो एक्स पी जो है आपका कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम है इतना, एक्स पी कितना है आपका, तो एक्स पी जो है आपका फंक्शन ऑफ टाइम है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है। और आपका एक्स क्यू जो है क्या है, एक्स क्यू है आपका इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। हमको खोजना क्या है, एट व्हाट टाइम डू द कार्ड्स हैव सेम वेलोसिटी, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट दिया, हमको वेलोसिटी खोजने के लिए कह रहा है, ये कैसे संभव होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो आप उसको वेलोसिटी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो टाइम का फंक्शन है, यानी छोटे टाइम में चेंज होगा तो ये चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये डी एक्स पी अपॉन डी टी करेंगे तो वेलोसिटी आएगा इसका पी का, पी कार का। तो ये डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पावर टू 1 मान लीजिए, ये तो कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी कॉन्स्टेंट, ए बाहर निकाल लीजिए और 1 लिखिए इसको इधर लाके, और टी पावर टू 0 हो जाएगा, इधर ये आपका कांस्टेंट बी हो जाता है, 2 ले के आइए इधर, और टी पावर टू 1 हो जाता है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी पी इज इक्वल टू क्या देगा आपको, तो ये 1 हो जाता है, तो ये केवल ए हो गया, और ये टी रहे तो यहाँ पे आपका 2v टी आ जाएगा, ये वी पी हो गया। उसी तरह से अब हम डी एक्स क्यू डी टी करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 आएगा इंटू 0, पकड़ लीजिएगा इसको, या टी पावर टू लिख देता हूँ, चलिए टी पावर टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 टी पावर टू 1 हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वी पी जो क्यू सॉरी वी क्यू जो होगा वो बन जाएगा, यहाँ पे टी गैप हो गया एफ माइनस 2t। अब हमको कहा गया है कि ऐसा टाइम बताइए जब दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाता है। मान लीजिए अभी इसी टाइम पर जो टाइम टी हम पकड़ रहे हैं तो उस पर ये दोनों वेलोसिटीज सेम हो गया है, तो हम उस रिलेशन को लेंगे क्या कि वी पी इज इक्वल टू वी क्यू हो गया है। और वी पी क्या हमको निकला है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने फंक्शन ऑफ टाइम में ए प्लस 2bt, और वी क्यू क्या निकला है एफ माइनस 2t। अब हमको t खोजना है, तो उस t को इधर लाता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। यहाँ पे देखिए आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या 2t कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाता है b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो आप यहाँ पे t रखिए और यहाँ पे लिखिए f माइनस ए, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो उसको, 2b प्लस 1 या 1 प्लस बी, जो भी दिया हो, तो यही आंसर बनता है। तो यहाँ पे आपका देखिए 1 प्लस बी लिखा हुआ है, ये बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। यही टाइम है जब वेलोसिटीज दोनों के इक्वल होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है v इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ की ए एंड बी आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रैवल टू स्ट्रेट लाइन में है तो वो जो है डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा बिटवीन टाइम दिया हुआ 1 to 2s। तो आप जानते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसको, v को इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे डी एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी डी टी स्क्वायर डी टी, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है फ्रॉम टाइम, क्या दिया हुआ टाइम आपको दिया 1 to 2, तो यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे 1 to 2 a t डॉट मैंने इंटू डी टी प्लस यहाँ पे लिखोगे फिर 1 से लेके 2 तक बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, a बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपका फ्रॉम 2 to 1 आना है, या 1 to 2 जाना है सॉरी, और यहाँ पर आपको लिखना है b कांस्टेंट, और t जो है यहाँ पे स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ेगा, एक प्लस पावर में बढ़ जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा, अपॉन 3 इधर करना होगा, और यहाँ पे आपका होगा 1 to 2। नेक्स्ट आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका a अपॉन 2, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस b अपॉन 3, यहाँ पे होगा आपका 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2, और यहाँ पे होगा आपका 4 माइनस 1 प्लस b अपॉन 3, यहाँ पे होगा 8 माइनस 1, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको a अपॉन 2 इंटू 3 देगा, 3 हो जाएगा ना, प्लस ये 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, b अपॉन सॉरी अपॉन 3 देगा, तो ये जो ऑप्शन आएगा आपका 3 अपॉन 2 a 7 अपॉन 3 b, सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये PYQ ऑफ 2015 का है। ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट वेलोसिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू, तो ये v विद फंक्शन ऑफ x लिया गया है, x मान डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन लिया गया है, एंड यहाँ पे दिया इट इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू x पावर टू -2 एंड वेयर बीटा एंड n आर कांस्टेंट्स एंड x इज द पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन खोजना है ऑफ द पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ x, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग फंक्शन ऑफ t जानते हैं विद v, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि a इज इक्वल टू क्या जानते हैं dv अपॉन dt, तो इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि या तो ये तो है ही नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद t क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t है ही नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक तरीका है कि हम इस चीज़ से कोई फ्रैक्शन दिया हो, एक ही चीज़ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं dx से और dx से, ऊपर नीचे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, लेकिन हमको फ़ायदा हो गया, इससे क्या फ़ायदा हो गया, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे dx पहले लिख दिया मैंने यहाँ पर, और dt को नीचे लिख दिया, और फिर यहाँ पे dv मैंने लिख दिया, और यहाँ पे dx लिख दिया, इससे मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू ये पोर्शन जो है dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, और ये जो पोर्शन है अभी भी जो है dv अपॉन dx हो गया, और ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम भी कर सकते हैं अब यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसको पहले तो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, तो ये जो होगा a इज इक्वल टू v, तो डायरेक्टली मैं वहां से लिख सकता हूँ कि क्या है बीटा x पावर टू -2n, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ और निकालता हूँ, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब देखते हैं यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएशन किसका, dv अपॉन dx करते हैं। अब यहाँ पे v जो दिया हुआ था तो उसका dx करना है हमको, ddx ऐसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, क्या v दिया हुआ है यहाँ पे, v जो है ये वाला बीटा
x पावर 2 माइनस 2n दिया हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये dv, और यही तो चाहिए मुझे, हाँ? तो ये हो गया आपका, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बीटा इज ए कांस्टेंट, ये पावर जो इधर आएगा तो हो जाएगा -2n x। अब यहाँ माइनस एक कम हो जाता है पावर, तो 2n -2n -1 हो जाएगा ये। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू -2n बीटा x पावर 2 -2n -1, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं अब, a इज इक्वल टू बीटा x पावर 2 -2n, वो तो दिया हुआ है। अब ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है मैं ऐड करता हूँ यहाँ, ब्रैकेट वाला पोर्शन, ठीक है, ब्रैकेट वाला पोर्शन ये पोर्शन में यहाँ से ये जो आया है मेरा, ये मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ -2n बीटा x पावर 2 -2n -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या देगा ये आप, a इज इक्वल टू बीटा x पावर 2 -n है पहले से, और इसको -n इधर कर देता हूँ, इंटू 2n बीटा x पावर 2 -2n -1 हो जाएगा। तो इसको अब थोड़ा सजा के लिखते हैं, a इज इक्वल टू -साइन तो रह जाएगा, 2n लिख दोगे आप, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और x के पावर्स हम सबको जोड़ देते हैं, या तो साइन में जो साइन है माइनस साइन, तो माइनस साइन ही लिखेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा हमारा, a इज इक्वल टू -2n बीटा स्क्वायर x पावर टू -4n हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, n -1। ये आंसर हमारा, जो भी आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ए चॉइस राइट हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं। ग्राफ्स में देखिए, पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, इसमें एक्सटी ग्राफ जो शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टी को, एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे एक्स को। एक्स क्या है, ये पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बताता है, और कितने टाइम में पोजीशन जो चेंज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पहला ग्राफ देखिए, यहाँ पे अब देखोगे अगर इस पोजीशन पे अगर पार्टिकल था, मतलब ये पोजीशन मान लीजिए आपका यहाँ से लेके सपोज कर लीजिए 4 मीटर से, ठीक है। तो अगर ये टाइम पकड़ लीजिए उस समय 1 सेकेंड है। अब जब 2 सेकेंड पे जाते हो तो क्या होता है, ये यहाँ पर ही है, कहाँ पे है, ये 4 मीटर पर ही है। अब 3 सेकेंड्स पे जाते हो तो कहाँ है, ये 4 मीटर पे, यानी कि इट इज नॉट मूविंग। तो यहाँ पे तो काम मतलब करें, मतलब यहाँ पे अगर एंगल देखते हो इसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्लोप जो बन रहा है, स्लोप जो बन रहा है, जो है स्लोप होता है ना, स्लोप, तो स्लोप कैसे बनता है, टैन थीटा से बनता है। तो यहाँ पे टैन थीटा भी 0 हो जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है ही नहीं, स्पीड है ही नहीं, स्टेशनरी बॉडी है एक्चुअली, ये एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है। क्या है, बॉडी एट रेस्ट है, पार्टिकल या बॉडी जो भी है। और जब वेलोसिटी नहीं है तो फिर आपका एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, एक्सेलरेशन ऑल्सो 0। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 2 मीटर से जस्ट ये पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 सेकेंड पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आते आते समझ लीजिए ये 2 सेकेंड्स होता है, यहाँ पे समझ लीजिए ये 4 मीटर्स हो गया आपका, और उसी तरह से आपका यहाँ पे आते थे ये, हाँ ये 3 सेकेंड्स में ये हो गया आपका 6 मीटर्स, ऐसा हो। तो देखिए एक एक जैसे 0 से 1 तक गया तो 2 मीटर बढ़ा, फिर 1 से 2 से तक और 2 मीटर बढ़ा, और 2 से 3 तक गया तो और 2 मीटर बढ़ा। इससे हम क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड हम लोग है, 2 मीटर पर स्पीड बढ़ा ये, और यहाँ से और एक्स्ट्रा जो हो गया, ये कितना हुआ, ये भी 2 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से ही चल रहा है। देखिए आप देखिएगा 4.2 कीजिए तो कितना होगा, 2 ही आएगा, 6/3 कीजिएगा तो 2 ही आएगा। यहाँ पे जो है थीटा जो है क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, पॉजिटिव होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट होने यहाँ थीटा निकला कैसे,
यहाँ से एक पैरेलल लाइन कर दीजिए तो थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब थीटा का tan थीटा कांस्टेंट आएगा, फिर थीटा जब कांस्टेंट आएगा तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा, और tan थीटा ही एक्चुअली स्लोप ही इसका वेलोसिटी बनता है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी a इज इक्वल टू अभी भी 0। अब यहाँ पे देखते हैं देखिए ये मान लीजिए ये तो क्या है इंस्टेंटेनियस कर्व है, तो इंस्टेंटेनियस देखना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो एंगल बनता है यहाँ पे ये θ1 पकड़ लेते हैं, और नेक्स्ट एक टेंजेंट इस पॉइंट पर ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक जो टेंजेंट आता है उसका एंगल जो बनता है ये θ2 बनते हैं। तो क्या देखिए थीटा यहाँ पे θ2 जो है वो ग्रेटर देन इससे θ1 है, θ1 से ये ग्रेटर है, तो थीटा है थीटा थीटा ये θ2 और θ1, ठीक है। तो θ1 से θ2 ग्रेटर है, यानी कि थीटा इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। हम यहाँ पे थे, अब टाइम जो बढ़ा हम यहाँ पे आ गए, तो इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज कर रहा है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ये नोटेशन है या सिंबल है या ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे आप एक टेंजेंट बनाइए, इसका थीटा देखिए ये θ1 हो गया, और फिर मान लीजिए एक और पॉइंट आफ्टर सम टाइम लीजिए यहाँ पे लीजिए, और फिर थीटा यहाँ पे बनाइए θ2 लीजिए। यहाँ पे देखिए θ1 जो है आपका ग्रेटर बन रहा है, एंगल बताना है पॉजिटिव साइड में, इज ग्रेटर दैन θ2। इन सच केस हम क्या कहेंगे थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि भले ही यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, धीरे धीरे अब डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ये हम लोग ग्राफ समझे पहले, क्या किसी से ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। सॉरी गलती से मैंने पिछले ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दिया लास्ट में, लेकिन वो पोजीशन टाइम ग्राफ था। हम लोग अब देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब तीन ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आप कहोगे तो यही है, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया, उसका स्लोप आपने निकाला, स्लोप निकाल कर क्या मिल जाता है आपको, वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दिखाऊंगा, उसमें आप एरिया निकालते हो अंडर द कर्व, या ग्राफ का एरिया निकालते हो तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप दोनों तरफ जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जाते हो। ऊपर नीचे मतलब कहने मतलब कि आप डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन की तरफ भी जा सकते हो, आप एक्सेलरेशन की तरफ जा सकते हो। अगर आप एरिया निकालते हो अंडर द ग्राफ तो वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन बताएगा। और आप अगर ये करते हो स्लोप निकालते हो तो आपका एक्सेलरेशन बन जाता है, तो इससे दोनों चीज़ मिल सकते हैं। यानी कि आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप उससे वेलोसिटी तो जान जाते हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी समझ जाते हो पार्टिकल की, और उसकी एक्सेलरेशन भी समझ जाते हो। तो इस तरह से ये ग्राफ अपने में कंप्लीट ग्राफ है, जिससे कि आप हर चीज़ हर इंफॉर्मेशन पा सकते हो। देखते हैं यहाँ पे एक ग्राफ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पे टी जो है एक्स एक्सिस पर है एंड v जो है आपका वाई एक्सिस पे है। यहाँ पे ख्याल कीजिएगा वेलोसिटी यहाँ से पकड़ लीजिए, आप ये पकड़ लीजिए 4 मीटर्स पर सेकेंड का इसका है वेलोसिटी। ये कब है 1 सेकेंड टाइम है, मान लीजिए 4 सेकेंड्स हो गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी, तो 4 मीटर्स पर सेकेंड ही अभी भी है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, इट इज कांस्टेंट, जीरो नहीं है। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, पोजीशन एक ही जगह रह गया था ना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का था, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इससे क्या पता चला, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो v इज कांस्टेंट, इससे पता चलता है। अब मैंने कहा कि आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, इससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो अब कहाँ से शुरू हुआ है, ये एक्चुअली तो मैं ड्रॉ करने के लिए ऐसे कर दिया। तो ये तो एक्चुअली आपका यहाँ से यहाँ तक ही रॉड था ना, रॉड नहीं जो ग्राफ था ऐसे था ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग टाइम देखे 1 to 4 सेकेंड तक, और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन बना। तो इसके यहाँ से एक मैं ड्रॉप कर दूंगा एक लाइन,
यहाँ से ड्रॉप कर दूँ एक लाइन, और इस पूरे को हम लोग अगर एरिया खोज लें, एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो बताएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, या इन स्ट्रेट लाइन है तो ये आपको डिस्टेंस भी बता सकता है। उसके बाद अगर आपको इसका क्या खोजना है, अगर आपको एक्सीलरेशन खोजना है तो स्लोप खोजना पड़ेगा। स्लोप क्या है इसका, ये है स्ट्रेट लाइन, ये भी है स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के कितने डिग्री पर है स्लोप बना है, ये इंक्लिनेशन बना रहा है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो स्लोप का क्या होगा, स्लोप होगा tan 0 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा यहाँ पे 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाता है। अब इस फिगर को देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 मीटर्स पर सेकेंड है, और यहाँ पे आते आते मान लीजिए आपका 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, मैं कुछ ले लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 सेकेंड्स लिख देता हूँ, और 0 है। तो देख रहे क्या, यहाँ पे आपका 0 था वेलोसिटी, एक तो समझ लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी एक्चुअली बढ़ रहा है, यहाँ पे ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन एक मैंने बढ़ रहा है लेकिन रिदम में बढ़ रहा है। रिदम आने के देखिए 1 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इससे पता चल रहा है। और अगर हमको पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, दूसरी चीज़ है तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ द, क्या देखेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक एंड तक। अब ये फिगर आप देखोगे तो ये ट्रपीजियम है, क्या है, ट्रपीजियम है। या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे भी हो सकता है कि एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो दोनों फॉर्म में आप एरिया निकाल सकते हो और इसका क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। अगर आपको क्या खोजना है, अगर आपको एक्सेलरेशन खोजना है तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ खोजोगे, इस लाइन का। तो ये लाइन कहाँ है, ऐसे है ना, तो इसका स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये थीटा बनेगा। तो ये कांस्टेंट है होगा ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो एक ही फिक्स आएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ माने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो इस फिगर में हम देखते हैं कि ये कर्व के रूप में ये, तो इसका भी तो एरिया अंडर द कर्व जो है, अब इसको खोजना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझना ग्राफ तो हम समझते हैं। एरिया अंडर द कर्व आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखिए स्लोप, ये है स्लोप आपका थीटा 1 है, और ये आपका थीटा, इस पॉइंट पर पकड़ लेता हूँ, ये थीटा आपका 2, ठीक है, पॉजिटिव थीटा, दोनों थीटा यहाँ पे पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब 0 से 90 के बीच में, 90 की तरफ है, मतलब 0 से ऊपर की तरफ में। तो ये हो गया, और आप देख रहे हो कि थीटा 2 जो है इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, यानी कि थीटा इज इंक्रीजिंग। तो tan थीटा विल ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे 0 से हम जाते हैं 90 की तरफ, तो tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि आप जानते हो कि tan 30 is equal to 1 upon root 3, tan 45 is equal to 1, tan 60 is equal to कितना, root 3, tan 0 is equal to 0, tan 90 is equal to infinity। तो इस तरह से बढ़ता है, तो ये बढ़ रहा है स्लोप का। tan भी, tan थीटा 2 will be greater than tan थीटा 1, यानी कि ये बड़ा हो गया, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। तो tan थीटा स्लोप बढ़ रहा है, तो tan का वैल्यू एक्सेलरेशन, स्लोप क्या एक्सेलरेशन, तो योर एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। इससे ये बात पता चला। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और भी कुछ ग्राफ्स देखते हैं, तो देखिए एक ऐसे भी आ सकता है कर्व, जिसमें कि देखिए एक पोजीशन ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, और एक और वेलोसिटी यहाँ पे ले लेते हैं आफ्टर टाइम, T1 पकड़ लीजिए, बाद में टाइम T2 हो गया। तो यहाँ पर आप जो स्लोप बनाओगे ये ऐसे कुछ बनेगा, मैंने टच कर लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे, और ये पैरेलल, तो ये थीटा 1 बनता है। और यहाँ पर आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, और यहाँ पे आप करोगे तो ये थीटा 2 बनता है। यहाँ पे आप देखोगे थीटा 1 जो है, थीटा 1 जो है इज ग्रेटर देन
थीटा 2 इज ग्रेटर देन, लेकिन अभी भी थीटा दोनों पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मीन 0 एंड 90 है। तो यहाँ पर भी एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो क्या बनेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे थीटा धीरे कम हो रहा है ना, थीटा 2 कम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 1, और ये एक तरह से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो ये थीटा, ये जो tan हम खोजें स्लोप है, एक्सीलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है। अब इस ग्राफ को देखते हैं, इसमें हम लोग समझेंगे कैसे ये पोजीशन, ये वेलोसिटी पहले ले लेते हैं v1 और t2 में ये वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब इसको देखने का दो जरिया है, एक है कि कैसे इसको देखेंगे। एक्चुअली हम लोग एंगल लेते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, तो वो आपका इधर से एक एंगल लोगे, आप इधर से एक एंगल लेंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि आप नेगेटिव साइन देके इधर से आप एंगल भी ले सकते हैं, नेगेटिव साइन देकर एंगल इधर से भी ले सकते हो। तो नेगेटिव में आंसर आएगा आपका, तो जो भी आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, थीटा ये क्या है 1 है आपका, ये थीटा 2 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस थीटा 1 आएगा और यहाँ पे माइनस थीटा 2 आएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बड़ा दिख रहा है ना आपको, बड़ा दिख रहा है, ये क्या स्टीप पर दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, आपने लिखा √3 माइनस में लिखा, और ये आप क्या लिखोगे 30 डिग्री से, तो आप 1/√3 लिखिएगा, हमने वैल्यू कम हो गया ना, तो वहाँ पर ये माइनस में कम हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये जो डिक्रीजिंग नेगेटिव, ये आपका डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीजिंग नेगेटिव डिसेलरेशन एक्सेलरेशन है, और इस तरह से ये क्या वेलोसिटी जो है भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है, याद रखें डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव, ठीक है। और ये देखेंगे अगर यहाँ पे थीटा 90, एक्चुअली थीटा मोर देन 90 दोनों केसेस में है। हमने कहा ना कि अगर आप इधर से देखोगे तो मोर देन 90 है। मोर देन 90 में याद रखिएगा tan थीटा जो होता है मोर देन 90 एंड बिटवीन 180 जो है हमेशा नेगेटिव होता है। उस तरह से आप देखोगे भी तो चलेगा, लेकिन इजी मेथड है कैलकुलेट करने का। हम लोग इधर से जो भी थीटा निकलता है उसका माइनस साइन दे देते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पहला तो ये है आपका, लोग पकड़ लीजिए थीटा 1, और दूसरा यहाँ से पकड़ लेते हैं ये वाला पॉइंट, तो ऐसे एक स्लोप बनता है। तो ये बड़ा हो गया ना, लेकिन नेगेटिव में हो रहा है, ये माइनस tan थीटा 1 होगा, ये माइनस tan थीटा 2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है tan थीटा। थीटा 1 छोटा है ना, नहीं समझे, थीटा 1 कितना होगा 30 माइनस 30, और ये कितना, ये माइनस मान लीजिए माइनस 30 माइनस tan 30 होगा, तो वो 1/-1/√3 होगा, और ये -√3 होगा, तो -1/√3 है, लेकिन -√3 ज़्यादा बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइड में बड़ा है, इंक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया ये। तो यहाँ पर भी आपका जो है क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वेलोसिटी दोनों केसेस में आप देख रहे हो डिक्रीज करता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम देखें तो इसमें हमने बताया कि इसका आप स्लोप नहीं निकालोगे, इसमें केवल एरिया निकालोगे, तो आपको क्या निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन एट टाइम t1, यहाँ पे मान लीजिए एक्सेलरेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे आते आते ये टाइम t1 है, यहाँ पे बाद में और टाइम बढ़ गया, t2 हो गया, t2 इज ग्रेटर देन t1 मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वही रह जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, वो 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही है। अगर आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, एक्सेलरेशन तो बढ़ रही है ना, 5 मीटर्स पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है हर सेकेंड में, तो उसका एरिया होगा अंडर द ग्राफ, और ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल का एरिया बनेगा।
उसी तरह से अगर देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे स्लोप लेके कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको स्लोप इंक्रीज कर रहा है, आपको कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये मैंने कह मतलब एक्सेलरेशन आप ऐसे सिंपल ऐसे सोच लो, यहाँ पर जो T1 है, यहाँ पे आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और T2 पर जाते हो तो यहाँ पहुँचते हो तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज किया ना वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, ये आप या तो ट्रायंगल का एरिया खोज लो और अलग से रेक्टेंगल का एरिया खोज लो, या पूरा आप एक साथ में आप ट्रेपेजियम का एरिया खोज लो यहाँ से, तभी भी आपको क्या मिले, चेंज इन वेलोसिटी मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेलोसिटी, मान लीजिए यहाँ पे पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे टाइम T1 लेता हूँ, और यहाँ पे टाइम बड़ा टाइम और टाइम गुजर जाता है, तो मैं उसको T2 लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे आकर वो मान लीजिए हो गया 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि टाइम जैसे बढ़ा, आप देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिक्रीज किया। और इसका भी जो आप चेंज इन ये करोगे, क्या चेंज इन वेलोसिटी खोजोगे, तो ये तो लाइन ऐसे है, तो ये ट्रायंगल ऐसे यहाँ से भी होता है तो भी ट्रायंगल ही बनता है। ट्रायंगल के एरिया ऑफ द कर्व खोजना है, किस शेप में आएगा, दूसरे रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रायंगल होता है, दैट इज नॉट अ मेन फैक्टर। फैक्टर ये है कि एरिया ही निकालना है। अब चलिए ग्राफ पर एक PYQ करते हैं। 2022 में आया था ये, पोजीशन टाइम ग्राफ है, XT ग्राफ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन खोजना है। तो पहले देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि इधर से थीटा लीजिएगा तो नेगेटिव दिखाएगा, कोई बात नहीं है, इधर से आप ले लोगे, अल्फा कर देता हूँ, फिर टैन कुछ और रहेगा, मेरे टैन का ये हो जाएगा, वो आप 90 प्लस लिखोगे ना, तो यहाँ पे मोर देन 90, तो ये वो आपका कॉट में आ जाएगा। ठीक है, कॉट आप लिखो, माइनस कॉट अल्फा लिखोगे, इधर से करोगे तो माइनस टैन थीटा लिख दोगे, तो माइनस में ही लिखो, कोई बात नहीं है, आपको माइनस में ही समझा देता हूँ। तो माइनस टैन थीटा आएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, लेकिन कुछ भी होगा तो कांस्टेंट होगा, तो वो भी बनता है आपका। तो भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पर भी आपका v जो है इज इक्वल टू आपका टैन थीटा होगा, वो भी आपका कांस्टेंट होती है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की कोई सवाल नहीं उठती है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम चले आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए बी देखते हैं पहले, बी सी है ना, तो पहले बी देख लेते हैं, जो मिल जाए हमको। तो देखिए मैं देखता हूँ पहले यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, और यहाँ पे स्लोप देखता हूँ, तो क्या मिलता है हमें, कि यहाँ पे स्लोप मिलता है हमको θ1 पकड़ लीजिए, और एक स्लोप में देखता हूँ बाद में टाइम का, तो ये बनता है आपका स्लोप। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे θ2, और θ2 आप देख रहे हो इज ग्रेटर दैन θ1 आ गया। इससे ये पता चला कि tan θ2 इज ग्रेटर दैन tan θ1, यानी कि V2, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो वो कौन ग्रेटर है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि पॉजिटिव आपका जा रहा है V, तो dV अपॉन dt जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होने माने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, जो कि हमारा ऑप्शन दे देता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन चूज करना था, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ग्राफ्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ग्राफ, तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स दिए हुए, दो ग्राफ्स दिए हुए ना, इसी ग्राफ्स मैंने कहा। तो देखिए एक है, मतलब एक ही में दो दे दिए गए हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम में आप देख रहे हैं, एक ग्राफ ये, एक दूसरा ग्राफ ये है। तो कह रहे हैं टू मूविंग पार्टिकल्स के ग्राफ दिए हुए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक बनाता है 30 डिग्री एंगल, दूसरा बनाता है 45 डिग्री एंगल, ये एक्स एक्सिस से ही बना रहा है। तो हम लोग खोजना है कि रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव, क्या खोजना है हमें, वेलोसिटी। अब मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी खोजने के लिए क्या खोजते हैं, स्लोप। तो मान लीजिए पहले वाले का स्लोप हम मान लेते हैं क्या, 30 डिग्री वाला है ना, तो V1 मान लेते हैं उसको। तो स्लोप, ठीक है, कैसे खोजते हैं, tan 30 लिखेंगे, और V2 वाले को लिखेंगे tan 45। तो ये क्या देगा हमें, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू आपका tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3,
एंड tan 45 इज इक्वल टू 1। तो V1 इज टू V2 कर देते हैं इज इक्वल टू 1 इज टू √3 आएगा, और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, तो ए आपका राइट चॉइस है। तो हमने मोशंस के इक्वेशंस तो देखे, लेकिन अब उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कौन कौन से इक्वेशंस थे हमारे, मैं फिर से बता रहा हूँ। E इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको हम ग्रेविटेशनल पुल के चलते जो एक्सेलरेशन होती है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसमें फ्री फॉलिंग बॉडी के दो तरह से हम लोग ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में, अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो उसका बन जाएगा ये v इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ पे a जो है g हो जाएगा, और s जो है h लिखेंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g s लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए उस खाली क्या किया गया है, s के बदले में h, a के बदले में आपका g लगा दिए। लेकिन अगर बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन उल्टा साइड में लग रहा है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ में और एक्सेलरेशन नीचे के साइड में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। इन दैट केस ये बन जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस जी टी कहलाएगा। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, ऐसे ये हो गया। और एक आपको रिलेशन याद रखना होगा, nth सेकेंड में nth टाइम पर, जैसे कि आप 1 सेकेंड अगर जा रहे हो तो मान लीजिए 10 सेकेंड से 10th सेकेंड में कितना आपने, खाली 10 सेकेंड, 9 से 10 के बीच में जितना आपने कवर किया डिस्टेंस, उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a ब्रैकेट 2n-1। फिर से मैं कह रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस हाफ a ब्रैकेट 2n क्या है, तो टाइम, तो 10n तो कहते हैं 10 जैसे मैंने कहा था, 2 इंटू 10 हो जाता है -1, तो u प्लस हाफ a ब्रैकेट 2n-1 से निकलेगा। जब u आपका 0 हो जाए तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर u 0 हो जाए तो बहुत सिंपल बन जाएगा a/2n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली देखिए निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि आप 10 सेकेंड्स का निकाल लीजिए, 10 सेकेंड्स का निकाल लेते आप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वैसे कर लेते कि 10 सेकेंड्स का निकाल देते, फिर 9 सेकेंड्स का निकाल देते और सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो 10 सेकेंड का निकल जाता। लेकिन वो लेंथी मेथड होता है। प्लस आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस फॉर्म में आएंगे जहाँ u इज इक्वल टू 0, तो बहुत ईजिली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, a/2 ब्रैकेट 2n-1 करके निकाल सकते हैं, और इसे हम देखेंगे बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जिसको कहते हैं गैलीलियस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या बताता है बता दूं, देखिए अगर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कहने मतलब देखिए 0, उसके बाद 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, कुछ भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे कहिए, मतलब फिक्स्ड होना चाहिए। आप बड़े फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम जा रहे हो तो 1 2 3 4 करके जा रहे हो आप, तो देखोगे आपका जो y होगा वो आप अगर ऊपर उछाले हो तो उस तरह सोचो, नीचे की तरफ ये माइनस मत देखिए, आप देखिए क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी अगर आपका 0 हो तो यू टी कट जाएगा, 0 इंटू टी हो जाएगा, तो फिर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर ही लिखोगे ना। अब देखो टाइम जो है आपका यहाँ पे था 1 टी स्क्वायर, यहाँ पे आपका टी 2 टी स्क्वायर हो गया, तो वो 4 टी स्क्वायर आएगा। 3 टी स्क्वायर का करोगे तो 9 टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 टी स्क्वायर 16 टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी डिस्टेंस जो है यहाँ पे बाकी तो ठीक है, ये हाफ इंटू जी ठीक है,
टाइम के चलते उसकी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, अब देखोगे 0 से 1 पे आया, 1 से 4, 4 से ये आपका 9, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6, जितने टाइम इंटरवल्स बढ़े उसका स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा। तो अगर अब ये करोगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप देखोगे कि मैंने उस सेकेंड में 60th सेकेंड में, 50th सेकेंड में, तो माइनस करोगे तो देखो ये कैसे आएगा, 0 तो देखते नहीं है, 1 3 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कहा गया लॉ ऑफ ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 9 11, तो रेशियो अगर निकाले तो ये तो वाई नॉट हटा सकते हो, फिर वाई नॉट जस्ट रखने के लिए रखा गया ना, तो वाई नॉट हटा सकते हो, तो ये रेशियो निकालोगे तो ये 1:3:7:9 हो जाएगा। मान लीजिए आप कहो कि इट ट्रेवर्स्ड डिस्टेंस ऑफ 5 कह सकते हैं मीटर्स, ठीक है, 5 मीटर्स, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 15 मीटर्स होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये 25 मीटर्स होगा, ये कितना होगा, ये 35 मीटर्स होगा, ये कितना होगा, ये 45 मीटर्स होगा, ये कितना होगा, ये 55 मीटर्स होगा, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इससे से कंपेयर करके देख लोगे कि ऑड नंबर मल्टीपल कर लोगे तो 1 3 5 7 9 11 इतना करोगे तो उतना रेशियो, फिर काटोगे तो वही आ जाएगा। देखिए 5 से काटते तो क्या आता है आपका, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा 5 7 जा 5 9 जा 5 11 जा, तो फिर रेशियो तो वही आता है। तो इसी रेशियो में डिस्टेंस बढ़ता है अगर टाइम इंटरवल्स, एक्सेलरेशन आपका फिक्स्ड है, जी है, यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हो रहा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये गैलीलियस लॉ यूज होता है ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कब, 2022 में, कह रहा था रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, तो हम क्या कहें, 1 3 आपका 5 ऑड नंबर्स ना, 7 9 11 13 एंड 15 एंड सो ऑन, ऐसे आपका बढ़ेगा। 0 तो है पहले, है 0 से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टिंग छोड़ दीजिए। तो ये होना चाहिए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ तक दिया हो ना, फोर्थ, तो आप क्या लिखोगे, 1:3:5:7, और ये कौन सा आंसर हो जाता है आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। वेरी इजी। देखिए क्यों गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स मैंने सिखाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 meters फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 meters per second। उसका हाइट ऑफ द टावर खोजना हमको, जी दिया हुआ 10 meters per second। पहले समझा दो, देखिए ये टावर है आपका और ये ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को फेंका गया और यू इनिशियल वेलोसिटी फेंका गया, ड्रॉप नहीं हुआ, 0 से नहीं, लुढ़क नहीं गया, उसको हम लोग फेंके तो यू जो है आपका 20 meters per second है, और वी जो है यहाँ पे पहुँचता है, जब स्ट्राइक करता है इस ग्राउंड को, तो उसका वेलोसिटी जो है 80 meters per second हो जाता है। और इधर जो आ रहा है वो एक एक्सीलरेशन से आ रहा है, उसका एक्सीलरेशन है जी, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 10 meters per second। अब कह रहे हैं कि इससे आप क्या खोजो, आप इससे हाइट बता दो, एच बता दो। एच कैसे बताएंगे, तो इस फॉर्मूला को ले लेते तो अच्छा रहेगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए, यू भी पॉजिटिव है, जी भी डाउन है, तो ये पॉजिटिव प्लस साइन वाला जो होगा 2g एच ले लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें वी पता है, हमें यू पता है, हमें जी पता है, तो एच तो निकल ही जाएगा। तो हम पहले वैल्यूज लिखते हैं, तो चलिए 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाए 64
300 minus 400 is equal to 20 h, ये हो जाएगा आपका 6000 अपॉन 20 इज इक्वल टू h, काटेंगे तो 300, तो h इज इक्वल टू 300 मीटर्स हमारा आंसर आता है 300। ये कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 का है, बहुत ही थोड़ा क्रिकेट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। A person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meters a ball dropped from the roof of the building, crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? तो मैं एक काम करता हूँ, दो बिल्डिंग बनाता हूँ आपके लिए। कितने बिल्डिंग बनाता हूँ? दो बिल्डिंग, और एक ही हाइट की बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है, एक ही हाइट की दो बिल्डिंग बनाता हूँ मैं। एक बिल्डिंग मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, अब हो गई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर पर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी एक, वो क्या देखता है, एक विंडो उसके पास है, वो विंडो से ये जो विंडो उसके पास है, और विंडो की हाइट जो है, विंडो की हाइट, ठीक है, विंडो की हाइट, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक विंडो की हाइट, ये ग्राउंड से नहीं, विंडो की हाइट जो है वो है h इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, कितना मीटर्स, ये विंडो की हाइट है, ठीक है। अब यहाँ से बॉल गिरता है किसी कारण से, और वो देखता है कि यहाँ से बॉल ऐसे आता है और फिर इस विंडो के लेवल से यहाँ तक क्रॉस करता है। तो ये जो क्रॉस करता है वो कितना टाइम लेता है? वो 0.1 सेकेंड लेता है ये टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस वो कवर करता है 0.1 सेकेंड, वो कितना? 1.5 मीटर। यहाँ पे जो अब एक मान लीजिए u इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो यहाँ से ड्रॉप किया गया था, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग इसको u नॉट पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? u नॉट, यानी कि हम यहाँ पे u पकड़ना चाह रहे हैं, क्या इसको u नॉट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम u पकड़ना चाहते हैं, यहाँ पे u पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमको u खोजना है, तो समझिए u नॉट से u हो गया, और फिर यहाँ से क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे v होता है, हमको v से मतलब नहीं है, तो हमको u नॉट खोजना है। अब इसी को हम ले सकते हैं, क्या क्या मुझे दिया हुआ है, तो देखिए h खोजना है, टाइम दिया हुआ है, h दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मुझे u खोजना है, तो मैं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर खोज सकता हूँ, कि जी भी तो पता है हमें, जी तो पता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे पता है, मुझे h पता है, मुझे t पता है, मुझे g पता है, और t स्क्वायर पता है, इसलिए हमको u मिल जाएगा। खोज लेते हैं, तो 1.5 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू u, t कितना है? 0.1 है, प्लस हाफ इंटू 10, और यहाँ पे 0.1 जो है स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो गया 1.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0.1 u प्लस ये काट दीजिए 5। अब देखिए 0.1 को बहुत भी सावधानी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मल्टीप्लाई कीजिए? 1 कीजिए, लेकिन आपको डेसिमल कब होना चाहिए? 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे 0.1 इंटू 5 आपके पास है। अब क्या करोगे आप? 0.1 u आप इधर ही रखो, इसको इधर लाते हैं हम, तो ये 1.5 और इसको मल्टीप्लाई हमने किया, माइनस साइन में करेंगे, यहाँ पे 0 दे देता हूँ मैं, 0.05 होगा। तो ये u इज इक्वल टू डेसिमल अकेला देखिए आप हो रहा है यहाँ पे, 1.45 हो जाएगा ये, अपॉन 0.1 डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, तो 114.5 ये जो है आपका मीटर्स पर सेकेंड। ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अ बॉल फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स and next 5 seconds and next 5 seconds, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। The relation between
आपका H1 H2 H3 क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पीरियड क्या है, सेम है T। तो फर्स्ट 5 पीरियड कहने मतलब ऐसे हो गया ना, ये मैं कहा था टेक 5 एज सम टाइम टाउ, ठीक है। तो फर्स्ट टाउ, सेकेंड टाउ, थर्ड टाउ, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 1 डिस्टेंस कवर करेगा, रेशियो में बता रहा हूँ, 1x पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे आपका 2x पकड़ेगा, सॉरी 3x होगा, यहाँ पे आपका 5x होगा। रेशियो आपका क्या बनता है, तो रेशियो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो x जो है ये क्या है एक्चुअली, ये जो पोर्शन है ये बन जाता है आपका, ये एरो नहीं, इक्वल नहीं होगा, एरो होगा, यहाँ पे H1 होगा, यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे H3 होगा। अल्टीमेटली आपका रेशियो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये H1 इज इक्वल टू क्या है, देखिए H1 इज इक्वल टू x हो गया ना, और H2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3x हो गया, और H3 क्या हो गया आपका 5x हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, H1 जो है, तो इसको अपॉन 3 कर दोगे तो इज इक्वल टू H2 अपॉन, यहाँ पे आप कर दो, इसको तो इधर कर देता हूँ मैं, H2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, H3 अपॉन आपका 5 इज इक्वल टू x, और ये तो H होता है ना, H1 होता है, ये भी H1 होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन 3 होगा, और इज इक्वल टू H3 अपॉन 5 होगा। इस तरह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, और वी आर डन। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अगले दिन डे 3 का हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। आप तैयार रहिए, रिवाइज इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सारे के सारे आपके PYQs किए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। इस तरह से अब हम लोग मोशन इन प्लेन जाएंगे, मोशन इन प्लेन भी देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और उसको डिटेलिंग भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर PYQs तो करना है। इस तरह से हम लोग 28 डेज में 28 चैप्टर्स का खत्म करने वाले हैं। लेकिन आप ये मत भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना टेस्ट लीजिए को, तभी तो हमारी ऊर्जा बनी रहेगी। इतनी एनर्जी हम जो खर्च कर रहे हैं, कुछ तो उसका रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेस्ली जीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्नी जीत।